आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी को, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। और सबसे पहले तो मैं राजस्थान फोरम मंच, श्री सीमेंट और A1 टीवी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। और साथ में श्री अशोक राही और श्री सर्वेश भट्ट जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम युवा कलाकारों को ये मंच पर नाटक प्रदर्शित करने का मौका प्रदान किया। तो जैसा कि हमने कल बताया था आप सभी को कि आज आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का मंचन करेंगे। और हाँ, आप सभी को याद करा दूं कि साथ में श्री अशोक राही जी द्वारा लिखित कहानी अजब चोर की गजब कहानी के एक अंश का भाग भी प्रस्तुत करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग हमें सुन पा रहे होंगे। कुछ ही क्षणों के भीतर हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने बड़े भाई साहब। अभी कुछ समय है, इस वजह से हम थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं बड़े भाई साहब। और हमारे साथ है हमारे युवा साथी नितिन सैनी, और साथ में है हमारे तकनीकी सहायता के रूप में हमारे साथी अनिल लहरवा। शुरू करें। ठीक है, आवाज वॉल्यूम वगैरह। हाँ, हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप लोग हमें सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ऐसी कोई टेक्निकल इशू नहीं होगी। हेलो, ठीक है, ठीक। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे, लेकिन उन्हें मेरी तंबी है और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते। हाँ, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, बिल्लियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते। हाँ, कभी कभी तो एक ही शब्द, नाम या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। हाँ, और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। हाँ, मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, अमीना स्पेशल, भाइयों भाइयों, दरअसल, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने काफी चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस भी न हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो छोटा मुंह और बड़ी बात थी। हाँ, मेरा तो है ना जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। 1 घंटा किताब लेकर बैठना मानो पहाड़ था।
मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में आ जाता। हाँ, और कभी कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता। हाँ, और अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी तो चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक को आगे पीछे ढकेलकर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती कि जरा भैया बाहर खेल रहा था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई इलाज ही ना था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लगता है आ गए भाई साहब, POIC पेटी पेट पीली पेंटी में मेरी नीली पेंटी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, और हर्फ ना आने वाला। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले जो चाहे लिख ले। नहीं ऐरा गहरा नथु खैरा सभी के सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर आ। और मैं कहता हूं, हाँ तुम इतने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तो देखते ना, तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, मेरा नहीं, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कहीं जाते देखा है? रोज ही हॉकी के और क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, मैं पास नहीं खड़ता। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम ये कैसे आशा करते हो, हाँ, कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम इसी तरह उम्र गवानी है ना, तो बेहतर है घर चले जाओ। दादा की गाड़ी कमाने के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। लताड़ कौन सा है? भाई साहब तो उपदेश देने की कला में निपुण, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे पूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। हाँ, और चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत तो बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, फिर 3:30 बजे स्कूल से होकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 तक ग्रामर, 5 से 6 तक भूगोल, फिर जाकर कोई आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर वही 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर वो 8 से फिर वो भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक कौन सा विषय था? हाँ, हिंदी, और 10 से 11 तक वो कौन सा विषय आता है? हाँ, विविध विषय, और तब जाकर कोई विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना भी एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। हाँ, मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो धाव-घाट और वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहां खींच ले जाती।
और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी की भी याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से दूर भागता, उनकी नजरों से दूर होने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे तो प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम सी होती। हाँ, लेकिन जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, उसी प्रकार में फटकार और गुड़किया खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। हाँ, और फिर सालाना इम्तिहान हुआ और मैं पास हो गया। और भाई साहब फेल हो गए। हाँ, भाई साहब फेल हो गए। मुझे उनसे दिल्ली हमदर्दी हुई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जा इस पर जान पड़ा। हाँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, स्वाभिमान भी बढ़ा और आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। हाँ, अगर भाई साहब ने मेरी फिर फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। हाँ, और जवाब से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब तो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। हाँ, लेकिन इस बात को भी भांप लिया भाई साहब ने। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली और टूट पड़े मुझ पर। देख रहा हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। लेकिन भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम किस खेत की मुरी हो? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। वैसे आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में अनेकों राष्ट्र आज भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। आग और पानी के देवता भी उसके सामने दास थे, दास। लेकिन उसका हाल क्या हुआ? हाँ, घमंड ने उसके नाम और निशान तक को मिटा के रख दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। और तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और तुम्हारा अभी से सिर फिर गया। अब तो तुम आगे पढ़ लिए समझो। यूं समझो कि अंधे क्या बटेर लग गई, बटेर। लेकिन भाईजान, बटेर भी ना केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। वैसे भी गुल्ली डंडा में भी कभी कभार अंधा चौक निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे ना, और हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इतिहास को याद कर लेना आसान समझते हो। 8 हेनरी गुजरे अभी तो, और कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद रख लेगा। हाँ, ये याद रख लेगा तू। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8 का लिखा तो सारे नंबर कट, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। अरे हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों तो जेम्स में कोड़ियों विलियम्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। हरिना भागो को कोई दूसरा नाम भी नहीं मिलता था। एक ही नाम के पीछे दोयम चोयम पंजुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते ना तो 10 लाख नाम बता देता। और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हो खुदा की पनाह। ए जय बे की जगह ए बे जय लिखा तो सारे नंबर कट, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। अरे कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता भाई कि आखिर ए जय बे और ए बे जय में फर्क क्या है? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाया तो खाने ना, इसमें क्या रखा है? लेकिन नहीं, उन्हें तो बस ये देखना है जो किताबों में लिखा। चाहते हैं बच्चे अक्षर अक्षर रटक डालें। इसी रटन का नाम शिक्षा छोड़ा।
और मेरे फेल होने पे मत जाओ भाई। मैंने बताया ना कि मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा, समझ लो बेवकूफ। ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। हाँ, जब पास हो जाने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर मानो प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। हाँ, लेकिन इतने तिरस्कार के बावजूद मेरी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना ही कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। हाँ, और फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। हाँ, अब भाई साहब और मेरे बीच में केवल 1 साल का अंतर रहा। हाँ, मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई। मुझे लगा कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने इस कमीने विचार को है ना अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर बड़े भाई साहब मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हाँ, हाँ, मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। और तो और अब जब भी भाई साहब इस बार है ना कुछ नर्म पड़ गए, हाँ, मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। हाँ, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, शाम को संध्या के समय पतंग लूटने बंतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। मुझे कनकौड़ी उड़ाने का नया शौक भी पैदा हुआ। कनके बांधना, पतंगबाजी करना, मांझा देना, ये सारी व्याधियां ना गुप्त रूप से हल की जाती थी। हाँ, तो शाम को ना मैं पतंग लूटने बंतहाशा दौड़ा चला रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला जा रहा है। हाँ, और पीछे से बालकों की एक सेना लगे झाड़दार बांस लिए उस पतंग का पीछे करते हुए आ रही थी। मैं भी थोड़ा चला जा रहा था तो वहीं दौड़ते दौड़ते भाई साहब से मेरी वही भेंट हो गई। हाँ, इन बाजारी लौंडों के साथ झेले के कंट्रोल के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? इसका भी कुछ ख्याल नहीं है कि अब निचले दर्जे में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। कितने 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले की तनख्वाही के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहनी हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझे कुछ कहने का हक ही नहीं है। लेकिन भाईजान, ये तुम्हारी गलती है। हमारे अम्मा और दादा ने 1 भी दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 4वीं या 5वीं जमात से आगे कभी गए। लेकिन हम चाहे पूरी दुनिया की विद्या पढ़ लें, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको अपन से ज्यादा अनुभव है जिंदगी का। अब अपने हेडमास्टर साहब को देखना, एमए है कि नहीं, और यहां के नहीं ऑक्सफोर्ड के एमए 1000 रुपया पाते हैं साहब, लेकिन उनके घर का खर्चा कौन करता है? उनकी बूढ़ी मां। मास्टर साहब की डिग्रियां बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी ने प्रबंध हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। लेकिन भाईजान, ये मत समझना
कि तुम मेरे समीप आ गए तो स्वतंत्र हो, मेरे रहते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम नहीं मानोगे ना ऐसे, हाँ, तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं, समझ रहा है? इसका मुझे पता है मेरी बातें तुझे जहर लग रही होगी, जहर। भाई साहब की इस नई युक्ति ने मुझे नतमस्तक कर दिया। आज सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ। हाँ, मेरे मन में भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैंने सजन आंखों से कहा, भैया भैया, आप जो कुछ फरमा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच है। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता। और यह कहते ही भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। मेरा भी जी ललचाता है यार, ये क्रिकेट के और हॉकी के और ये पतंगबाजी को देखकर, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तेरी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। हाँ, तभी एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। हाँ, उसकी डोर हमारे ऊपर लटक रही थी और पीछे से वो झुंड चला रहा था लड़कों का। भाई साहब लंबे हैं, उछल गए उसकी डोर और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े और मैं पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हाँ तो दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। अब आपके सामने अशोक राय द्वारा लिखित नाटक अजब चोर की गजब कहानी का एक अंश का प्रदर्शन करेंगे संजय महावर। जय सासू की माया भी है ना, है भैया, बड़ो जी को जंजाल है। जब तानु हो गए आदमी है ना, यामी में फंसो रहे, ए ना हो गए तो आदमी धसो भी रहे। भैया रुपया जो है ना, रुपया तो सब रे पूछे करे, हमको दे दे, हमको दे दे, हमको दे दे, छाट दे दे, है अजीब पलक पावड़े ना खूब बिछावे जब धंजेरे हो गए। हाँ, पर जे चोरी के माल को कहाँ छिपाऊंगो, है साची है, मैं तो मेहनत की खाऊंगो। अरे अरे भैया, ए लाला, ए भैया, जुलम ना है, कोई चोरी कर ना, कतई ना है। ए भैया, सबंते बड़ो जुलम तो गरीबी। हाँ, सबंते बड़ो जुलम है गरीबी। जो मेरे पत्ते ही गरीबी थी। अरे भैया, चलो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने चोरी कैसे सीखी होती। हाँ, मेरे जो बाप हो ना, बाप वो बहुत ही बड़ो चोर, बहुत ही बड़ो अजी नामी ग्रामी बान चोरी तो खूब करी, लेकिन पकड़ो ना गयो। देखा, मैंने भी कह दिया एक दिन अपने बाप से, ए बाप, ए बाप, ए बाप, बाप बाप, सिखा देना चोरी करो मोको, है मोको भी सीखना है बाबा। देख पेट पूजा कर दिया बाबा, सिखा देना चोरी करो। मेरे बाप ने मोते गई, अच्छा चोरी को उड़ा सीखना है, लचाल सिखा दूंगो। फिर क्या, मैं और मेरे बाप ऊपर से बाबा सकीरा पहुंच गए बहुत ही बड़ी हवेली के सामने। हाँ हाँ, हवेली के सामने। फिर मेरे बाप ने भाई साहब जो सेंध लगानी शुरू की, जो सेंध लगाई, वो एक एक ईंट इतना तरीका सु, इतना ध्यान सु निकाल दो कि 5 घड़ी में सोया घंटे बिना भौंके। हाँ। और कछु देर बाद सेंध भी तैयार है गई। फिर क्या, मैं और मेरे बाप सेंध से होते भय पहुंच गया हवेली के अंदर, एक बहुत ही बड़ी अलमारी के सामने। हाँ, फिर यार मेरे बाप ने ना, यार जेब में से कोई पतलों से ना तार से निकालो। हाँ, और बात से अलमारी को लोग खोल दो। हाँ, फिर क्या, अलमारी को लोग खोल दो। फिर क्या, मेरे बाप ने मोते गए, अरे लाला क्या देख रहे हैं, घुस जा, सबरे माल को, हीरा जवाहरात को सबको समेट के भर लिया। मैंने कही ले बाप, इमा कौन सी बड़ी बात है, समेट गई तो लानो है, अभी ले। फिर क्या, मैं घुस गयो अलमारी के भीतर, और जितने अलमारी के भीतर घुसो सारे मेरे बाप ने मोको दियो, धक्को अलमारी बंद की और भाग गो। और यही ना बेटी को बाप चोर चोर को छोड़ और बचा को, चोर
इधर यूं धक 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 कर बना को। हाँ मैंने सोचिए सारो मेरे बाप, अरे मेरे साथ ये का कर को मोको अलमारी में बंद करके भागो। हाँ फिर कछु देर बाद मोको लगो कि अलमारी के बाहर कोई लुगाई सी घूम रही है। हाँ मैंने तो का करो वो जो उंदरो चुवो चुवो मूसो, हाँ वैसी बेसी आवाज निकालनी शुरू कर दे यूं। हाँ वैसी वाली लुगाई ने सोची कि कोई अलमारी के भीतर घुसो, कोई उंदरो कपड़ा लतान को उतर दे, वो है कबड्डी खेल रहा अपनी लुगाई के साथ। फिर का बाण ने जल्दी अलमारी खोली। हाँ, मैंने भी दियो भच्ची और भागो, लुगाई पीछे से चिल्लाई चोर आयो चोर आयो चोर आयो चोर आयो। भैया पूरी हवेली में तो भगदड़ सी मची, कोई आगे से पकड़े कोई पीछे से पकड़े। मैं बच तो बचा तो हवेली से बाहर निकलो, फिर खाता पूरा गांव मेरे पीछे, मैं उनके आगे में भागतो गए। मैं सामने से घेरो सो वो देखो, मैंने आंख देखो बताओ मेरे पास से मोटो सो भागो का वो होते मारी आवाज आई और चाड़ीन का पीछे जाकर छुप गो। हाँ गांव वाले ने सोची कि चोर तो बेटी को बाप कुआं में गिरो सलट गए हो वो, चलो भैया अब तो कल ही देखेंगे। हाँ बिन को जाने के भैया बाद मैंने थोड़ी सी त्यावस खाई और सोची यह सारे बाप को आज देख ले, अरे मोको बंद करके बाप को। फिर का मैं पहुंच गया घर, और घर जाकर भैया मैं का देख तो सारो मेरो बाप चादर ओढ़ के खुर्राटा मार के सो रही हो। हाँ अरे मैंने तो सारे का चादर उठाया और झकोड़ के लगाया और कहिए बाप अब सारे प्यारा जीवन का बाप हो ना, बुड़कू कोरोना वायरस की भी जरूरत ना पोए। हाँ चलो मोबाइल मार के बंद करके भागो। अब ये भी ना सोची कि मैं पकड़ो जाता तो मेरा क्या होता, अरे मार देता हूं सारा मेरा बाप हंसबा लागो। हाँ और पता है मौसम क्या गई बेटा जे चोरी कौनर है कौते सिखावे ते ना है, खुद को ही सीखना पड़े। अरे लाला चोरी कौनर छोड़, दुनिया को कोई सो भी हुनर है ना कौ से सिखावे ते ना है, खुद को ही सीखना पड़े, खुद को ही करना पड़े। तो भैया ऐसे सीखी मोने चोरी करनी। पर भैया चोरी करते करते भी मैं तो बोर हो गए हो। अब तो मोए 3 ही गांव बचे, खाए वो सोए वो और पादरो पलका में खूब सजे। अब कितने को यार मैं खाऊं भैया, कितने में सो पर कितने का पादू, पाते भी बोर हो गए भैया। और सुनो मैं तो पाते में PhD कर ली, रिसर्च कर ली। पर भैया अब तो मैं सारे काम करते करते थक गए हो लाला। अब तो एक ही तमन्ना बची है मुझे, है राज के महल में चोरी करने की। हाँ भैया अब तो मैं राज के महल में चोरी करूंगा, जा रहा हूं भैया। जय राम जी साहब। हम संजय महावर, मैं नितिन सैनी सबको धन्यवाद देते हैं जो भी यहाँ पर दर्शक हमारे बैठे हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं। और राजस्थान फोरम का हम धन्यवाद देते हैं जो हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी। धन्यवाद।